असरा की अब अकल ठिकाने आ चुकी है और उसको समझ लग चुकी है कि किस तरह से इस सुल्तान को निपटना है, किस तरह इसके साथ इसकी सारी बातों को ठीक करना है। अब उसको जाकर इस बात की समझ आ रही है। इतने सालों तक बेचारी जलील पे जलील होती रही, लेकिन अब उसको अंदाज़ा हो गया है कि नहीं जी, अब इसको ज़्यादा देर मज़ीद इस इंसान के साथ नहीं रहना है। काश ये अंदाज़ा इसको पहले हो जाता तो इस तरह से जलील और रुस्वा होकर ना रहती। बेचारी को जलील कर दिया ज़माने भर पर इस सुल्तान ने, लेकिन सुल्तान फिर भी ठीक नहीं हुआ। मज़े की बात यह है कि अलीना ने भी इसको छोड़ दिया, क्योंकि अलीना को भी समझ आ चुकी है कि ये बंदा बिल्कुल ख़राब बंदा है और किसी एक के साथ सिंसियर है ही नहीं। क्योंकि दीना समझ रही थी कि वो अपनी बीवी को छोड़ के सिर्फ मेरे साथ प्यार करता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। लेकिन जब उसको पता चलता है कि ये इंसान किस कदर गिरा हुआ है, तो फिर जाकर उसको समझ आती है और वो सोच लेती है कि अब इस इंसान का वो हाल किया जाएगा कि बस इसको अब मैं यानी ठिकाने लगा कर ही रहूंगी। लेकिन अब देखेंगे कि इसरा जो है वो अब इसको छोड़ के जाने की प्लानिंग में मसरूफ हो चुकी है। लेकिन तल्लत ये नहीं चाहती, वो चाहती है कि अभी भी इसरा जो है कॉम्प्रोमाइज़ करे और सारी बातों को इग्नोर करके हर चीज़ पर ठीक तरीके से चले। लेकिन इसरा साफ साफ जवाब दे देगी और कहेगी कि नहीं, अब ऐसा नहीं होने वाला। कल की बात और थी, ठीक थी, लेकिन आज मैं आपसे कहती हूँ कि मैंने ये फैसला कर दिया है और मेरा ये फैसला अटल है कि मैं अब इधर नहीं रहने वाली। मेरी भी अपनी ज़िंदगी है, मैंने अपनी ज़िंदगी को ज़ाया कर दिया, इतनी देर अपनी ज़िंदगी को ज़ाया करने में लगा दी है। लेकिन मज़ीद अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब देखिएगा कि आपका मैं क्या हश्र करती, सॉरी आपका नहीं, सुल्तान का क्या हश्र करती। क्योंकि अब जी हमारी असरा बहन आ गई हैं अपनी आई पर। अब उनको समझ आ चुकी है कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। खैर, अब उनको इस चीज़ की समझ आई है जब सारा कुछ ख़त्म हो गया, इतना वक्त गुजर गया। लेकिन जी आप देखेंगे कि तल्लत फिर भी उसको कहेगी कि नहीं मेरी बेटी, तुम यहाँ से मत जाओ, मैं कभी भी तुम्हारा घर उजड़ते हुए नहीं देखना चाहती। लेकिन असरा कहती है कि नहीं, अब मैं इधर नहीं रुकने वाली। मज़ीद रुकना मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेइज्जती का बाइस होगा, क्योंकि जो मैंने सहना था इस घर में वो मैंने सह लिया है। मज़ीद अब कुछ नहीं सहने वाली हूँ। अब यहाँ से जाना चाहती हूँ और अपनी ज़िंदगी को सुकून से गुजारना चाहती हूँ, क्योंकि मैं समझ चुकी हूँ कि मैंने अपने वक्त को ज़ाया कर दिया। अपनी इज्जत को इस तरह से नीलाम करके मैंने बहुत ही गलत किया है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब इस चीज़ का अंदाज़ा मुझे बखूबी हो रहा है। नहीं होंगे, कुछ मामलात होते हैं जिन पर बोलना बनता है और ये वही मामला है। अगर हम खामोश हो जाएंगे तो मामला नहीं निपटेगा, मामला ऐसे ही रहेगा। इसलिए बेहतर यही है कि जितनी जल्दी हो सके उससे ये बात क्लियर करनी चाहिए और उससे जाके पूछना चाहिए कि आखिर उसका मसला क्या है, वो क्या चाहता है और क्यों ये सब कुछ कर रहा है। जिस पर आप देखेंगे कि और मज़ीद उदास हो जाती है और कहती है कि मैं इस मामले को और तरीके से हैंडल करना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि कोई हंगामा हो या किसी को कुछ खबर हो। आगे से वो कहता है कि तुम क्या समझ रही हो कि किसी को कुछ खबर नहीं है? बाहर सारे जहान को पता है और हर कोई सुल्तान के बारे में बातें कर रहा है और हमें ताने कस रहा है। शायद तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। अगर तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता तो तुम इस तरह की बात छुपाती ही ना, बल्कि इस पर कोई रिएक्शन करती ताकि कोई मसला हल हो सकता। लेकिन अब मज़ीद कोई भी बात मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और मैं खुद अब इस मामले को हैंडल करूंगा। और बेहतर यही है कि तुम अब इस मामले से दूर रहो और घर का कोई भी फ़र्द, मैं नहीं पसंद करूंगा कि अंदर कोई भी ऐसी बात करे जिससे मुझे मसला बने। आगे से वो कहती है कि ठीक है, अब मैं ये सारे मामलात आपके सपुर्द करती हूँ। मुझे यकीन है कि आप अच्छे तरीके से इसको हैंडल करेंगे, लेकिन तरीके से बात कीजिएगा, ऐसा ना हो कि हालात मज़ीद बिगड़ जाएं और मैं नहीं चाहती कि आप लोगों का मज़ीद कोई तमाशा बने। आगे से उसका भाई उसको समझाता है कि इसमें हमारा तमाशा नहीं बल्कि सुल्तान का अपना ही तमाशा बनेगा, तुम इन बातों की टेंशन मत लो। सरवत बेगम ने सुल्तान की ऐसी अकल ठिकाने लगाई है कि वो आगे से बात करने से पहले 10 दफ़ा तो सोचेगा कि उसे ये बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। उल्टा आकर वो असरा के बारे में इस तरह की बातें कर रहा था और बार बार इसरार को अंदर लेके आने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी माँ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया, क्योंकि वो हकीकत तो सारी जानती है कि आखिर किस पाँव बिक रही है, बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन वो लोग खामोश थे। इसका मतलब ये नहीं था कि उनकी खामोशी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता। लेकिन अब सरवत ने उसको ऐसी दो टोक बातें सुनाई है जिसकी वजह से उसकी अकल ठिकाने आ चुकी है और उसको पता चल चुका है कि आगे किस लहजे में और किस तरीके से और किस वक़्त क्या बात करनी है। और अब देखेंगे कि बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है सुल्तान और उसको समझ आ जाती है कि सारी लगाई बुझाई जो है वो असरा की है।
इसलिए वो घर बड़े गुस्से से आके असरा को कहता है कि तुमने अपना जो काम करना था वो कर लिया है, जिस पर असरा काफ़ी हैरान और परेशान होती है, क्योंकि उसको तो इस चीज़ का इल्म ही नहीं होता कि आखिर क्या चल रहा है, इसकी कैसे जलालत हुई है और क्या हुआ क्या नहीं। वो किसी बात के बारे में कुछ नहीं जानती है, लेकिन वो समझ रहा होता है कि इसको हर बात का पता है, और उसको कहता है कि ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी ड्रामेबाजी को बड़े अच्छे तरीके से समझता हूँ, मुझे पता है कि तुम जो कह रही हो झूठ बोल रही हो। आगे से वो कहती है मुझे वाकई में किसी बात का कुछ पता नहीं है, लेकिन उसको कहता है सुल्तान कि घर की बातें जो निकली हैं सारा कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है, तुमने ही घर की सारी बातें जाकर अपने घर वालों से की हैं, तो उन्हें इन बातों का इल्म हुआ, वरना उन्हें कैसे पता चलता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आगे से वो समझाने की कोशिश करती है कि शायद आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं कि वो लोग भी इसी शहर में रहते हैं और आपके चाल चलन से वाकिफ़ हैं, और सारी दुनिया जानती है। ये अलग बात है कि कोई बात मुंह पे करे या ना करे, लेकिन इंसान के जो अंदर होता है वो सबको सब पता होता है। आप देखेंगे कि तल्लत जो है वो भी काफ़ी हैरान है और कहती है कि आप लोगों की लड़ाई और चिक चिक ने मेरा दिमाग ख़राब करके रख दिया है। पता नहीं कौन सा दिन आएगा जब आप लोगों के दरमियान सुलह होगी। मुझे तो समझ नहीं आ रही सुल्तान कि आखिर ये क्या चल रहा है मसला। इस माजरे को ख़त्म क्यों नहीं करते हो? क्यों अपने दिलो दिमाग से ये अना का पर्दा, अना की पट्टी क्यों नहीं हटाते हो? आगे से सुल्तान कहते हैं कि आपको हमारे मामलात में बोलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको कुछ कहना है तो असरा को समझाइए, क्योंकि आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप असरा को सारी बातें समझाएँ। क्योंकि उसको असल में गुस्सा सरवत का है कि सरवत ने इस तरह से किस लहजे में उससे बात की है, वो इस चीज़ को कभी नहीं भूल पा रहा है, और उसके दिल में बार-बार वो बातें तीर की तरह चुभ रही हैं कि आखिर ये क्या हुआ और क्या ना हुआ। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है और उसको समझ नहीं आ रही कि आखिर अपने आप को सही साबित करने के लिए वो क्या करे, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में कभी हार को नहीं देखा है, इसलिए वो इन सब बातों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि कोई उसके बारे में भी ऐसा कर सकता है, ऐसा सोच सकता है। इस बात की टेंशन ने उसको दिन रात पागल करके रखती है, लेकिन दूसरी तरफ असरा काफ़ी परेशान हो चुकी है, क्योंकि हर बात मानने के बावजूद, सब कुछ करने के बावजूद उसको कुछ हासिल नहीं हो रहा है, और इस चीज़ की नाकामी ने उसको परेशान कर दी है। मिसाल उसको काफ़ी ज़्यादा समझाती है और कहती है कि फ़िक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा सब्र तो हमल से काम लो। आगे से वो कहती है कि सब्र करके ही बैठी हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मामलात सुधरने वाले हैं। जो किया है मेरी माँ ने बिल्कुल ठीक किया है, ऐसे इंसान का यही हश्र होना चाहिए था। वैसे ये बात है कि मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा था, सब कुछ उन्होंने अपनी मर्ज़ी के साथ किया है। मैं किसी बात को नहीं जानती थी। काफ़ी सफाइयाँ दवाइयाँ पेश कर रही हैं वो मिशाल के सामने। लेकिन मिशाल कहती है कि तुम चाहे जो मर्ज़ी कर लो, तुम्हारी किसी बात का किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए ये सब बातें करना बिल्कुल बेबुनियाद है।